नमस्कार दोस्तों, नाम मेरा हेमंत है और आप मुझे एचआर नॉलेज लेगून्स यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं गहड़वाल वंश के इतिहास के बारे में। ठीक, मैंने पिछले वीडियो तक आपको ये कवर कर दिया प्रतिहार वंश का विघटन कैसे हुआ और प्रतिहार वंश ने कहां तक शासन को स्थापित किया। एकदम बारी बारी से एक के बाद एक क्रम को मिलाते चलिए, कनेक्ट करते चलेंगे पीछे से, तभी ये इतिहास क्लियर होगा। अगर अलग अलग राजपूत वंशों को उठा करके अलग अलग पढ़ लेंगे तो उस समय की राजनीतिक स्थिति नहीं स्पष्ट हो पाएगी। तो उस समय की राजनीतिक स्थिति को स्पष्ट करने के लिए बिल्कुल वहां से कनेक्ट होते हुए चलना पड़ेगा। तो समझिए इस बात को ध्यान से कि प्रतिहार वंश जो शासन कर रहा था, तो प्रतिहार वंश उस समय यहाँ इस पूरे उत्तर भारत के इलाके में और राजस्थान को लेकर के गुजरात के इलाके तक ये पूरा प्रतिहारों का शासन हुआ करता था तब। ठीक, तो भारत के इस पश्चिमी हिस्से पर और उत्तर के कुछ हिस्से पर यहाँ पूरा प्रतिहारों का शासन हुआ करता था। यहाँ पालों का शासन हुआ करता था पूरब के क्षेत्र में। पिछले वीडियो में सब कुछ दिखाया हूँ, बहुत स्पष्ट तरीके से दिखाया हूँ, तो उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है कि मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। शुरू से वीडियो अगर आप देखते आएंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो देखिए, ये पूरा प्रतिहारों का इलाका था, ये पालों का इलाका था, इधर राष्ट्रकूटों का इलाका हुआ करता था। लेकिन हुआ क्या, जब प्रतिहार साम्राज्य का विघटन हुआ, और विघटन कैसे हुआ ये भी मैंने आपको समझाया था पिछले वीडियो में जब प्रतिहार वंश पढ़ाया था। ठीक, तो विघटन हुआ जब प्रतिहार वंश का, तो वहां पर आप देखेंगे कि भारत के इस इलाके में बहुत सारे नए राजपूत वंश उभर करके सामने आए। ठीक, ऐसा नहीं था कि ये पहले नहीं थे, राजपूत वंश प्रतिहारों के बाद ही आए। प्रतिहार वंश के विघटन के बाद इन्होंने अपनी अपनी शक्तियां स्थापित की। मतलब कहने का मेरा ये है कि ये अलग जगह शासन स्थापित कर लिए, ये अलग शासन स्थापित कर लिए। तो इतने राजपूत राजवंशों ने जो प्रमुख रूप से इन्होंने शासन को स्थापित किया छोटे छोटे इलाके पर। तो देखिए, मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछता है, क्या करेगा, 4 नाम इधर से दे देगा, 4 नाम इधर से दे देगा और कहेगा मैच करो कि कौन कहां शासन स्थापित किया। तो मैं पहले यही बता देता हूं। देखिए, तो कन्नौज का जो इलाका था, यहाँ पर ये कन्नौज का उत्तर भारत का इलाका इस समय उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो कन्नौज के इलाके पर शासन कौन स्थापित कर लिया, गहड़वाल वंश या राठौर वंश ने। ठीक, गहड़वाल वंश कहें या राठौर वंश कहें, बात एक ही है क्योंकि दोनों एक ही राजवंश हैं। तो कन्नौज पर गहड़वालों ने शासन स्थापित कर लिया, मालवा पर परमारों ने शासन स्थापित कर लिया। ये देखो मालवा क्षेत्र है, ये सारे क्षेत्र हैं जो इस लाइन में मैंने लिखा हुआ है, इस लाइन में, और ये सारे राजवंश हैं। ठीक, और ये कौन से राजवंश हैं, राजपूत राजवंश हैं। समझ में आ गई बात। अब देखिए ध्यान से कि मालवा वाले क्षेत्र पर परमार शासन स्थापित कर लिए, अजमेर वाले क्षेत्र पर चौहान शासन स्थापित कर लिए, जबलपुर वाले क्षेत्र पर कलचुरियों ने शासन स्थापित कर लिया, कलचुरी नाम लिखा हुआ है। बुंदेलखंड के इलाके पर चंदेलों ने शासन स्थापित किया, चंदेल राजाओं ने। और इसी बुंदेलखंड को कभी कभी जेजाक भुक्ति लिख देता है, जब मैच कराने के लिए कॉलम देता है ना, तो जेजाक भुक्ति लिख देता है, तो इससे अब घबराना नहीं है आपको। ठीक है, तो बुंदेलखंड या जेजाक भुक्ति पर किसने शासन स्थापित कर लिया, चंदेल राजाओं ने। और गुजरात के क्षेत्र पर स्थापित किया शासन चालुक्य राजाओं ने, और इसी चालुक्य को कभी कभी सोलंकी लिख करके देता है। तो इसको भी आपको ठीक से याद रख लेना है कि चालुक्य को सोलंकी भी कहते हैं और गहड़वाल को राठौर भी कहते हैं। ठीक है, दिल्ली पर शासन स्थापित कर लिया था किसने, तोमरों ने। तो एक बार मैप पे इन सारी चीज़ों को लोकेट कर लेते हैं। देखिए, कन्नौज के इलाके पर गहड़वाल, ये देखिए मैप में एग्जैक्ट लोकेशन तो मैं यहाँ नहीं बना सकता, लेकिन ठीक ठीक उसी इलाके के आसपास की चीज़ें मैं दिखा सकता हूँ। बाकी आप भारत का मैप लेकर के देख सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा इलाका है, और वो देखने के बाद आपको स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। ठीक, तो चौहानों ने जो शासन स्थापित किया वो अजमेर के इलाके पर स्थापित किया, तो चौहानों का शासन कुछ यहाँ रहा होगा। चालुक्यों ने गुजरात पर शासन स्थापित किया, तो चालुक्यों का शासन यहाँ रहा होगा। परमारों ने कहाँ पर शासन स्थापित किया था, तो परमार ने मालवा पर शासन स्थापित किया था, तो मालवा यहाँ पर कुछ इलाका था मध्य भारत के आसपास का। बुंदेलखंड के इलाके में चंदेल ने शासन स्थापित किया। ये जबलपुर का इलाका था, यहाँ कलचुरी ने शासन स्थापित किया। और ये गहड़वाल वंश ने कहाँ पर, कन्नौज में। और दिल्ली पर किसने स्थापित किया, तोमरों ने स्थापित किया। दिल्ली की तो स्थापना ही तोमर वंश के राजा किसने की थी, अनंगपाल ने की थी। ये तो आपको फैक्ट याद कर लेना चाहिए, क्योंकि पूछता है कि दिल्ली या ढिल्लिका नगर की स्थापना किसने की, तो अनंगपाल नाम के राजा ने स्थापित की, जो किस वंश का शासक था, तोमर वंश का शासक हुआ करता था। ठीक, तो ये देखिए प्रतिहार वंश टूटा। जब प्रतिहार वंश का विघटन हुआ, तो प्रतिहार वंश के विघटन के बाद इतने राजवंशों ने जगह जगह
जगह जगह पर अपने आप को स्वतंत्र कर दिया और स्वतंत्र करने के बाद इन्होंने शासन को स्थापित कर लिया। ठीक है, और आप समझिए कि प्रतिहार वंश जो विघटित हुआ था, यहाँ पर पूरा प्रतिहार वंश था, छोटा मोटा इलाका नहीं था। सुलेमान जो नाम का यात्री था जिसने विवरण किया था, तो सुलेमान ने ये विवरण दिया था जब आया था, तो उसने कहा था कि जो प्रतिहार वंश है उसमें 1,80,000 गांव या नगर हैं, 2,000 किलोमीटर लंबा और चौड़ा था, चारों तरफ चलने वाली सेना थी, उसके पास चारों तरफ युद्ध करने वाली सेना थी, और एक तरफ युद्ध करने वाली सेना का अमाउंट उसने 7 लाख या 9 लाख बताया है। तो प्रतिहार वंश बहुत बड़ा था, इसीलिए जब प्रतिहार वंश विघटित हुआ तो इतने राजपूत राजवंश उभर करके सामने आए और अलग अलग जगह शासन स्थापित कर लिया। ठीक है, अब देखिए कि इनका परिणाम क्या हुआ। जैसे प्रतिहार वंश तो पूरे इलाके पर शासन कर रहा था, लेकिन प्रतिहार वंश खत्म होने के बाद जब अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग शासन स्थापित हो गया तो इसका परिणाम, इसी को हम क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण कहते हैं। ठीक, यानी कि कोई एक केंद्रीय शक्ति नहीं रह गई कि पूरे भारत को कंट्रोल कर सके, हर इलाके पर अलग अलग शासन स्थापित हो गया। तो विकेंद्रीकरण इस चीज को कहते हैं, और विकेंद्रीकरण का सबसे घातक परिणाम होता है कि कमजोरी आती है। समझ रहे हैं बात को? तो राजनीतिक स्थिति भी स्पष्ट करते चलिए कि यहीं पर देखेंगे भारत कमजोर हुआ, तभी आप देखेंगे कि इधर से अब मुस्लिम आक्रमणों का खतरा और तेजी से बढ़ेगा, और बढ़ेगा न सिर्फ बल्कि मुस्लिम यहां पर आकर के शासन स्थापित कर लेंगे। ठीक है, तो उत्तर भारत से तुर्की आक्रमणकारियों का खतरा अब और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि भारत यहाँ पर कमज़ोर हो चुका था। जब तक प्रतिहार शासन कर रहे थे तब तक भी आक्रमण हुए थे, लेकिन वो भारत के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए थे बहुत ज़्यादा स्तर पर। लेकिन जब ये विकेंद्रीकृत हो गए, अलग अलग राजवंशों में बट गए, अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग लोगों का शासन हो गया, तो कमजोरी आ गई, क्योंकि इनकी अलग ही सेना रहेगी, इनकी अलग सेना रहेगी, इनकी अलग रहेगी, इनकी अलग रहेगी। ये पहले आपस में युद्ध लड़ते रहेंगे, और आपस में युद्ध लड़ते लड़ते एक तरह से देखेंगे कि आप पूरी तरह एक कमजोर हो जाएंगे, और यहां से तुर्की आक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। तो इसी समय आप देखें ध्यान से, तो किनका आक्रमण होगा? महमूद गजनवी का आक्रमण होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि मोहम्मद गौरी का आक्रमण होगा, और मोहम्मद गौरी का आक्रमण होने के बाद तो भारत में एक शासन का स्थापना भी हो जाएगा, मुस्लिम शासन की स्थापना हो जाएगी, इस्लामिक शासन की स्थापना हो जाएगी भारत के अंदर। ठीक है, तो आपको ये राजनीतिक स्थिति स्पष्ट हो गई होगी। अब हम अलग अलग राजवंशों को उठा करके अलग अलग पढ़ेंगे, जिसमें पहला राजवंश हमें पढ़ना है क्या? कन्नौज का गढ़वाल वंश। देखिए ये तीनों तो बहुत प्रमुख है पढ़ना, बाकी ये भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना चाहिए, इनसे भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो हम अलग अलग बारी बारी से उठा करके इन लोगों को पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहला नंबर स्टार्ट करते हैं, कन्नौज का गढ़वाल या राठौर वंश के बारे में पढ़ना। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं, मिटा करके कन्नौज के गढ़वाल वंश के बारे में या राठौर वंश के बारे में अच्छे से यहां पर लिख देता हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए। यहां पर मैंने गढ़वाल वंश के बारे में पूरा लिख दिया है, तो आइए समझते हैं गढ़वाल वंश या राठौर वंश के बारे में। ठीक है, तो राठौर वंश या गढ़वाल वंश ने सबसे पहली बात की शासन कहां स्थापित किया था राजधानी बनाकर? तो आप कहेंगे कन्नौज पर। ठीक, कन्नौज उत्तर भारत का इलाका है, इस समय उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक, अब इस चीज को ध्यान में रखने के लिए मैं आपको थोड़ा सा उस समय की, मैंने वैसे तो पीछे जब अभी नक्शा में दिखा रहा था यहां पर बना करके तो सारे राजवंशों को दिखाया था, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना जरूर ध्यान रखेंगे कि यहां पर कन्नौज पर किसने शासन स्थापित कर लिया है? तो कन्नौज पर शासन स्थापित कर लिया है गढ़वालों ने। और यहां अजमेर में कौन है यहां पर शासन कर रहा? तो यहां पर चौहान शासन कर रहे हैं अजमेर में, और बीच में दिल्ली है, तो दिल्ली में तोमर शासन स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, अब इस बात को समझिए ध्यान से। अब हुआ क्या कि जब कन्नौज पर शासन स्थापित हुआ, किसका? गढ़वालों का, तो कैसे स्थापित हुआ, जरा इस बात को ध्यान से समझिए। जो ये गढ़वाल या राठौर राजवंश के लोग थे ना, इनका जो मूल निवास था वो विंध्याचल का पर्वतीय क्षेत्र वन प्रांत था। तो यहां पर विंध्याचल के पर्वतीय प्रांत से ये आए थे। ठीक, तो विंध्याचल वाले क्षेत्र से ये आगे बढ़े, और आगे बढ़कर के उत्तर भारत के इलाके पर इन्होंने कब्जा कर लिया, और वहां पर अपने राजवंश को स्थापित किया, जिसको इन्होंने गढ़वाल वंश कहा या राठौर वंश नाम दिया जाता है। इस वंश का जो संस्थापक है राठौर वंश का, उसका नाम है चंद्रदेव, और चंद्रदेव ने जो उपाधि धारण की थी वो महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। और ऐसा माना जाता है कि इनके अंतर्गत इनकी अधीनता दिल्ली के तोमरों ने भी स्वीकार की थी। ठीक, तो दिल्ली के तोमरों ने भी इनकी अधीनता स्वीकार की थी, और इन्होंने अपनी राजधानी जो बनाई वो वाराणसी के आसपास बनाई, और जो राजधानी बाद में कहाँ शिफ्ट हो गई? कन्नौज के इलाके में शिफ्ट हो गई, और कन्नौज के ही इलाके से सारा शासन प्रशासन का काम देखा जाने लगा।
ठीक है, तो समझ गए इस बात को आप कि राजधानी इन्होंने सबसे पहले वाराणसी बनाई और उत्तर भारत के इलाके पर कब्जा किया। तो यहां से धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि प्रसार करना चालू किया चारों तरफ, ठीक, क्योंकि कहीं भी पहले बैठने की जगह मिल जाती है तो आदमी पैर फैलाना शुरू करता है, हाथ फैलाना शुरू करता है। तो उसी तरह से कन्नौज पर बैठने के बाद ये आसपास के क्षेत्रों में प्रसार करने लगे। और प्रसार करते समय इन्होंने पहला काम जो किया इन राजाओं ने, ये समझिए कि बिहार का जो पश्चिमी इलाका है, क्योंकि इधर तक तो पाल शासन कर रहे थे, तो इन्होंने बिहार से पालों को खदेड़ दिया। ठीक, तो बिहार से पालों को निकाल दिया और इधर बढ़कर के दिल्ली के तोमरों ने भी इनकी अधीनता स्वीकार की कि हाँ ठीक है, हम आपके अधीन शासन करेंगे, शासक रहेंगे लेकिन अधीन शासक रहेंगे, ठीक, आपके अंडर में रहेंगे। तो दिल्ली के तोमरों ने भी शासन स्थापित किया और तो इस तरह से ये आसपास के इलाके में फैलने लगे। ठीक, तो फैलते फैलते हुआ क्या, ध्यान से समझिएगा इस बात को कि ये दिल्ली का जो क्षेत्र था ना, ये चौहानों के और कन्नौज के गढ़वालों के बीच में पड़ता था। ठीक, आप इस बात को बस ध्यान रखना। और इसी बात को लेकर के, यानी कि दिल्ली पर कौन कब्जा करेगा, इन चौहानों और इन गढ़वालों में क्या हो गया, विवाद हो गया। ठीक, क्योंकि बीच में थी दिल्ली, इधर है अजमेर और इधर क्या है, कन्नौज का इलाका। तो अजमेर में चौहान शासन कर रहे थे, कन्नौज में गढ़वाल थे और दिल्ली के लिए इनके बीच में क्या हो गया, विवाद हो गया। यानी कि चौहानों के बीच में और गढ़वालों के बीच में बहुत कट्टर दुश्मनी हो गई, बहुत खतरनाक दुश्मनी हो गई और यही आगे चल करके एक बहुत बड़े नुकसान का कारण बनेगी। अभी मैं समझा रहा हूं, ध्यान से इस बात को समझिए। तो पहले आप समझिए प्रमुख शासक कौन कौन थे गढ़वाल वंश के। ठीक, गढ़वाल वंश की आपको स्थिति समझ में आ गई। ठीक, तो पहला शासक जो इसका प्रमुख था उनका नाम था गोविंद चंद्र और गोविंद चंद्र ने 1114 से लेकर के 1155 तक शासन किया। और ये गोविंद चंद्र जो थे ना, ये इस वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे और सर्वाधिक शक्तिशाली होने के साथ साथ इन्होंने जो अपने शासन का प्रसार किया वो पश्चिम बिहार से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक किया। ठीक है, तो यहां दिल्ली से भी इधर देखेंगे आगे निकल करके ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पश्चिमी बिहार तक के इलाके पर, यानी यहां से यहां तक का इलाका इन्होंने कब्जा कर रखा था। ठीक, तो पश्चिमी बिहार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके तक इन्होंने कब्जा किया। और साथ के साथ ये जो गोविंद चंद्र थे ना, ये बहुत विद्वान आदमी थे और इतना विद्वान आदमी थे कि इनको एक उपाधि दी जाती है कि विविध विद्या विचार वाचस्पति। ठीक, यहां पर मैंने लिख दिया है क्या, विविध विद्या विचार वाचस्पति की उपाधि दी जाती थी। ये जो गोविंद चंद्र थे ना, ये बहुत ज्यादा विद्वान थे, इनका मंत्री बहुत ज्यादा विद्वान था, इनकी महारानी जो थी वो भी बहुत धार्मिक महिला थी। तो इस तरीके से इनके यहाँ धर्म काम चलता था, पढ़ाई लिखाई का काम खूब अच्छा ठीक ठाक चलता था। तो इन्हीं का एक मंत्री था जिसका नाम था लक्ष्मीधर। और लक्ष्मीधर किस चीज का मंत्री था, युद्ध और शांति का मंत्री था कि किससे युद्ध लड़ना है और किससे शांति स्थापित करनी है, ये लक्ष्मीधर का काम था। और लक्ष्मीधर भी बहुत विद्वान आदमी था और लक्ष्मीधर ने एक किताब लिखी थी, इसका क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, कृत्यकल्पतरु। तो कृत्यकल्पतरु नाम की किताब किसने लिखा, तो लक्ष्मीधर ने लिखा। और लक्ष्मीधर इन्हीं गोविंद चंद्र का मंत्री हुआ करता था। और इस कृत्यकल्पतरु में तत्कालीन राजनीति के बारे में, समाज के बारे में और संस्कृति के बारे में, इन चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इस कृत्यकल्पतरु से उस समय के राजनीति, समाज और संस्कृति की जानकारी मिलती है। कृत्यकल्पतरु किताब का नाम है। ठीक, इन्हीं की एक रानी थी गोविंद चंद्र की, रानी का नाम था कुमार देवी। ठीक, तो कुमार देवी नाम की रानी ने सारनाथ में स्थित धर्म चक्र जिन बिहार का निर्माण करवाया। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे कि धर्म चक्र जिन बिहार का निर्माण किसने कराया, तो आप कहेंगे कुमार देवी नाम की रानी ने करवाया, जो किसकी महारानी थी, जो किसकी रानी थी, गोविंद चंद्र की रानी थी और गढ़वाल वंश से संबंधित थी। ठीक है, तो आप देखिए ये गोविंद चंद्र कंप्लीट हुए और गोविंद चंद्र के 1155 में गद्दी से उतरने के बाद जो वहां पर शासक बनता है, इनका बेटा बनता है जिसका नाम होता है विजय चंद्र। विजय चंद्र ने 1155 से लेकर के 1170 तक शासन स्थापित किया और 1155 से 1170 तक शासन किया और कोई खास काम इन्होंने नहीं किया, लेकिन अपने पिता की विरासत को बहुत ठीक ठाक ढंग से चलाया। कुछ बहुत ऐसा काम तो नहीं कर पाया कि एग्जाम्स में क्वेश्चन इनसे आए। ठीक है, तो इन्होंने अपनी पिता की विरासत को ठीक ठाक चलाया 1155 से लेकर 1170 तक। और 1170 के बाद एक शासक बनकर के आया जिसका नाम था जयचंद्र। ठीक, तो 1170 में विजय चंद्र के बाद कौन शासक बन गया, जयचंद्र, या इसी को हम राजा जयचंद्र कहते हैं। जब भी किसी को
किसी देशद्रोही को गाली देनी होती है तो हम उसकी उपमा किससे देते हैं? उसकी उपमा हम राजा जयचंद से ही देते हैं। समझिए इस बात को ध्यान से। क्यों जयचंद को देते हैं? क्योंकि ये जयचंद ही था ना जिसने पृथ्वीराज चौहान पर जब मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ, पृथ्वीराज चौहान पर जब मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ तो पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद को पत्र लिखा था कि आइए आप और हमारी सहायता करिए, लेकिन इस जयचंद ने मना कर दिया सहायता करने से और अंत में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और हरा करके वहां पर अपने शासन को भी स्थापित करने में कामयाब रहा। तो समझिए जयचंद ने क्यों मदद नहीं की थी। तो जयचंद ने क्यों मदद नहीं की पृथ्वीराज चौहान की, तो आप इस बात को ऐसे समझिए ध्यान से। बहुत से लोग ये कहते हैं, इसके दो कारण दिया जाता है, ठीक। बहुत से लोग ये कहते हैं, बहुत से लोग कहने का मतलब लोग नहीं, इतिहासकार, बहुत इतिहासकार ये बात मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो थे, पृथ्वीराज चौहान या उन्हीं को पृथ्वीराज चौहान तृतीय भी कहा जाता है, तो पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की एक बेटी थी, उस बेटी का नाम था संयोगिता, और इस संयोगिता का इन्होंने अपहरण कर लिया। पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता का अपहरण कर लिया और अपहरण करके विवाह कर लिया, ठीक। और अपहरण का मतलब ऐसा नहीं जबरदस्ती उठा ले गए। लोग कहते हैं कि इन दोनों का आपस में प्रेम प्रसंग था, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की बेटी संयोगिता का। और जब इनके पिताजी नहीं राजी हुए शादी करने को, क्योंकि चौहानों से मैंने बताया कि दुश्मनी थी, तो नहीं राजी हुए शादी करने को, तो पृथ्वीराज चौहान क्या किए, उनको उठा ले गए संयोगिता को, और उठा ले गए और वहां पर दोनों ने शादी कर ली और पृथ्वीराज चौहान के साथ संयोगिता रहने लगी। तो लोग ये मानते हैं कि कन्नौज के जो राजा थे जयचंद या राजा जयचंद, इस जयचंद की बेटी का अपहरण किया था पृथ्वीराज चौहान ने, इसीलिए इस जयचंद ने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान की सहायता नहीं की। लेकिन वहीं पर बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में इतिहासकारों का ये मत है कि ऐसा कुछ घटना हुआ ही नहीं था उस समय, यानी कि पृथ्वीराज चौहान ने कभी भी संयोगिता का अपहरण नहीं किया। ज़्यादातर इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि पृथ्वीराज चौहान ने किसी लड़की का अपहरण किया, और किसी लड़की का अपहरण नहीं किया। वो दुश्मनी जो थी, जिस वजह से मदद नहीं किया जयचंद ने, वो थी, उसकी वजह दिल्ली थी, क्योंकि चौहानों और गढ़वालों में दिल्ली के लिए लड़ाई होती थी और ये दुश्मनी बहुत पुरानी थी। तो ये पुरानी दुश्मनी थी, इस कारण से नहीं किया। ये ऐसा नहीं था कि बेटी का अपहरण कर लिया। अब कौन सी घटना एकदम सच है वो कहा नहीं जा सकता। ये वाली जो घटना ली गई है संयोगिता वाला घटना जो लिया गया कि संयोगिता का अपहरण हुआ, ये बाद में चंदर बरदाई नाम के कवि ने लिखा था ये घटना। और चंदर बरदाई नाम के कवि ने जो अपना काव्य लिखा है पृथ्वीराज रासो, तो पृथ्वीराज रासो में आप देखेंगे कि बहुत सारी असंभाव्य घटनाएं हैं। असंभाव्य मतलब कि जिनकी संभावना ही नहीं की जा सकती, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो पृथ्वीराज चौहान जो ये कहानी लिखा है कि अपहरण किया था पृथ्वीराज चौहान ने, उस कहानी में, उस किताब में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं कि जिनका मतलब आप लॉजिक कोई हो ही नहीं सकता, है ना। जैसे उन्होंने कहा था कि अग्निकुंड से क्या निकले थे, राजपूत निकले थे। तो इस बात को बहुत लोग मानने को तो मानते हैं कि हाँ अग्निकुंड से निकले थे, लेकिन दिमाग में लॉजिकली ये बात फिट नहीं होती कि यार अग्नि से कैसे कोई निकल सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा उसमें दिक्कत थी। चंदर बरदाई ने जो चीज़ लिखी थी, चंदर बरदाई पृथ्वीराज रासो नाम की किताब, ये भी याद कर लीजिए, ठीक। तो पृथ्वीराज रासो नाम की किताब, इसी में ये घटना का जिक्र था। क्या घटना का जिक्र था कि पृथ्वीराज चौहान ने उनकी बेटी संयोगिता का अपहरण किया था। लेकिन इतिहासकार ज़्यादातर ये मानते हैं कि चौहानों और गढ़वालों की दुश्मनी का असली कारण क्या था, दिल्ली थी, जिस पर कब्जा दोनों करना चाहते थे। अब समझिए ध्यान से कि ये जो गढ़वाल वंश का अंतिम शासक था जयचंद, आपको समझ में आ गया ना कि जयचंद ने क्यों मदद नहीं की, ये समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब समझिए जयचंद के बारे में। तो अंतिम शासक, अंतिम शक्तिशाली शासक इस साम्राज्य का कौन था, जयचंद हुआ करता था, जिसको राजा जयचंद कहते हैं या जयचंद्र कहा जाता है, ठीक। और 1194 में चंदावर के युद्ध में ये मोहम्मद गौरी द्वारा मारा गया या हार गया, ठीक है। तो 1100 देखिए, जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया, इसी समय आक्रमण किया था जब ये लोग शासन कर रहे थे, तो इसी समय आक्रमण किया था। तो समझिए इस बात को ध्यान से कि 1191 में मोहम्मद गौरी आक्रमण किया था पृथ्वीराज चौहान पर, तब मोहम्मद गौरी हार गया था, ठीक। फिर 1192 में आक्रमण जब किया मोहम्मद गौरी, तब पृथ्वीराज चौहान हार गए, यानी कि मोहम्मद गौरी जीत गया। और मोहम्मद गौरी जब 1192 में जीत गया, तो इसी युद्ध में जो 1192 में हुआ था, कौन सा,
तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। इस तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने इसी जयचंद से सहायता मांगी थी और जयचंद ने सहायता देने से मना कर दिया था, उनके साथ लड़ने से मना कर दिया था। तो उसी 1192 से आगे चलकर 1194 में वही मोहम्मद गौरी जो आज पृथ्वीराज चौहान को हराया था, 1194 में जाकर के इस जयचंद को हरा देता है और जयचंद को हराकर न सिर्फ हराता है बल्कि जयचंद वहीं पर मारा जाता है। जयचंद एक और शासक से पराजित हुआ था जिसको कहते हैं लक्ष्मण सेन, क्योंकि पालों के बाद यहां पर शासन सेनों का हो गया था। तो लक्ष्मण सेन से भी पराजित हुआ था जयचंद लक्ष्मण सेन से ही पराजित हुआ था। और दूसरी चीज आप देखिए कि जयचंद ने जो विजय स्थापित की थी छोटी मोटी आसपास में, बहुत सारी विजय थी, उनका बहुत जिक्र करना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि कभी क्वेश्चन नहीं पूछा। तो विजय के उपलक्ष्य में राजसूय यज्ञ किया था, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछता है कि जयचंद ने अपने विजय के उपलक्ष्य में क्या किया था, राजसूय यज्ञ किया था। और जयचंद ने एक संस्कृत के प्रकांड कवि थे, बहुत अच्छे कवि थे, जिनका नाम था श्रीहर्ष को भी उन्होंने संरक्षण प्रदान किया था। ठीक, तो श्रीहर्ष को संरक्षण प्रदान किया था जयचंद ने। और श्रीहर्ष ने 2 किताब लिखी थी, एक नैषेध चरित और दूसरा खंडन खंड खाद्य काव्य। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि नैषेध चरित की रचना किसने की, तो श्रीहर्ष ने की, और खंडन खंड खाद्य की रचना किसने की, वो भी श्रीहर्ष ने की थी। तो ये इस तरह से गढ़वाल वंश था। और अंत में आप देखेंगे कि मोहम्मद गौरी ने इसको मार दिया, फिर बाद में छोटे मोटे शासक आते रहे जिनका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। और अंत में आते आते जब इल्तुतमिश का शासन आया था तो इल्तुतमिश ने पूरी तरह से इस गढ़वाल वंश को मतलब यहाँ से भगा दिया, या एक तरह से कहें कि गढ़वाल वंश यहाँ पर पराजित हुआ। और इल्तुतमिश ने क्या किया, यहाँ पर शासन स्थापित कर लिया कन्नौज पर। तो कन्नौज पर अंतिम रूप से बाद में आकर के इल्तुतमिश का अधिकार हो गया। और बाकी ये मैंने आपको गढ़वाल वंश पूरा ढंग से समझा दिया। आप याद रखेंगे चंद्रदेव की उपाधि महाराजा धीराज, और इस तरह से गोविंद चंद्र, जयचंद्र को पूरी तरह याद रखेंगे, इनका शासनकाल याद रखेंगे, ये कहानी याद रखेंगे। कोई पूछे तो सिर्फ ये घटना का जिक्र नहीं करना है कि बेटी संयोगिता का अपहरण कर लिया, दोनों घटनाओं का जिक्र करना है कि बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि बेटी संयोगिता का अपहरण पृथ्वीराज चौहान ने किया था, इस वजह से जयचंद सहायता नहीं किया। और बहुत से लोग ऐसा भी मानते हैं, लोग का मतलब इतिहासकार, बहुत इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि बेटी के अपहरण का कोई मामला नहीं था, मामला ये था कि दिल्ली पर कब्जा करना चाहते थे चौहान और गढ़वाल दोनों लोग, इसी वजह से इन दोनों के बीच में क्या थी, दुश्मनी थी। तो ये गढ़वाल वंश कंप्लीट हुआ। मैं कल आऊंगा आपको तो चौहान वंश के बारे में समझाऊंगा, जिसमें पृथ्वीराज चौहान वगैरह लोग शासन करेंगे। तो आप वीडियो देखते रहिए और आपसे यही अपील है कि आप क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि क्वेश्चन जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी स्टडी परफेक्ट होगी, आपकी पढ़ाई परफेक्ट होगी और आप एग्जाम में भी इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अन्यथा क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाता है, पढ़े होने के बावजूद भी क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाता है। तो आप मेरी वीडियो देखने के बाद, किताब एक आध पढ़ने के बाद क्वेश्चन जरूर करिए। और क्वेश्चन कहाँ से करना है ये मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था। तो मैं चलता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।